ऐसा है कि हम लोग पिछले दिन चर्चा कर रहे थे सेवेंथ टॉपिक में, जो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन है। इसमें यानी कौन मार्जिनल कम्युनिटी है, दोज कम्युनिटी who are not able to fulfill to their minimum requirements. This type of community is known as marginalized community. It means all those poorest people who are not able to survive to their self in their life. It means they are unable to exist in their life. अर्थात जो स्वयं के स्तर पर अस्तित्व को बनाने में, कायम करने में, रखने में सक्षम नहीं है। दे आर फुल्ली untouched to mainstream. Here mainstream means जनरल सोसाइटी, सामान्य विचारधारा से बिल्कुल अलग थलग, जंगली परिवेश में रहना, पशुवत जीवन बिताना आदि आदि। तो इस श्रेणी में सामान्यतया शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स को हम लोगों ने पढ़ा है, ये सामान्यतया आदिवासी होते हैं, और इसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स को पढ़ा, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। ये तो बेहद नारकीय जीवन है, जीवन जी रहे हैं। सुधार भी बहुत हुआ है, सरकारी योजना के तहत बहुत प्रलोभन दिया गया, सुविधाएं दी गई हैं ताकि उनका विकास हो सके। तो उसके बाद का जो क्रम है, पीढ़ी है, कड़ी है, वह है शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट की भी कमोबेश स्थिति लगभग वैसी ही है, किंतु इससे शेड्यूल ट्राइब से थोड़ा बेटर शेड्यूल कास्ट का है, किंतु इतनी भी अच्छी स्थिति नहीं है कि वो स्वयं के स्तर पर सर्वाइव कर सके। इसीलिए इनके लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, प्रावधान हैं, ताकि ऐसे समुदाय के लोग भी अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसके अतिरिक्त भी ऐसी कम्युनिटियां हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त है। ये दोनों श्रेणी के जो लोग हैं, समुदाय हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो वास्तव में वो भी मार्जिनलाइज्ड की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इसके लिए पता किया गया था, आप आगे की कक्षा में जाएंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक वर्ड आया है ओबीसी। वो मतलब होता है अदर, बी से तात्पर्य होता है बैकवर्ड से, और सी से तात्पर्य है यहां पर कास्ट से, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट और क्लास। जनरली पहले ये क्लास ही था, बाद में लोगों ने कास्ट कहना शुरू कर दिया, CLASS, श्रेणी। क्लास मतलब श्रेणी यहां पर है। तो पहले यही था, संविधान में यही मेंशन था, किंतु बाद में क्लास से कास्ट में ये कन्वर्ट हुआ, उस रूप में हम लोग जानने लगे। तो सरकार ने एक कमिटी बनाई, और उस कमिटी को यह दायित्व सौंपा गया कि आपको संपूर्ण देश का भ्रमण करना है, पता लगाना है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त भी यदि कोई ऐसे समुदाय के लोग हैं
लोग मार्जिनलाइज हैं, जो स्वयं का स्तर पर सर्वाइव करने की क्षमता नहीं कर रख सकते हैं, जो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिसका विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे समुदाय के लोगों को पता करना है और उसके बारे में रिपोर्ट करना है। तो बीपी मंडल उस कमेटी के प्रमुख हुए और 2 अतिरिक्त सदस्य उनके साथ हुए सहयोग के लिए। तो बीपी मंडल की एक कमेटी बनी, यानी बीपी मंडल और उनके 2 सहयोगी, और उनके प्रमुख हो गए बीपी मंडल। इसीलिए उस कमीशन का नाम रख दिया गया मंडल कमीशन। बहुत प्रचलन में आया है ये मंडल कमीशन। मंडल कमीशन 1979 ईस्वी की बात है। एक आयोग बना जिसके अध्यक्ष हो गए बीपी मंडल, और 1 वर्ष तक संपूर्ण देश का भ्रमण करके पता किया, सर्वेक्षण किया कि वास्तव में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त भी ऐसे समुदाय के लोग हैं जो बेहद नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। तो उन्होंने 1 साल में लगभग एक रिपोर्ट तैयार की, एक सूची बनाई और उसका नाम दिया गया अदर, मतलब दूसरा। ये दोनों को छोड़कर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर दूसरा भी कुछ समुदाय है जो वास्तव में वो भी बदहाली में जीवन जीने को मजबूर हैं। इसीलिए उसका नामकरण रखा गया अदर, यानी दूसरा। ये दोनों को छोड़ के इसके अतिरिक्त अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये बैकवर्ड का अर्थ भी आप समझ लें। बैक होता है पीछे की ओर, बैक होता है पीछे, और वार्ड होता है की ओर। तो वैसे व्यक्ति जो पीछे की ओर जा रहा है, वैसे व्यक्ति जो पीछे की ओर जा रहा है उसे बैकवर्ड कहा जाता है। इसका मेन मीनिंग जो है वो वही है, वह व्यक्ति जो पीछे की ओर जा रहा है, ये कहलाया बैकवर्ड। तो कौन बैकवर्ड? अदर। तो कौन अदर? ये दोनों को छोड़ के दूसरा, इसीलिए इसका नाम हुआ बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड। और तीसरा शब्द आया, अल्फाबेट आया सी, मतलब क्लास। तीसरा जो हुआ वो क्या हो गया? क्लास, यानी श्रेणी। और यही आगे चल के बाद में क्या हो गया? क्लास से कास्ट बन गया। प्रचलन में ये कास्ट में आ गया ताकि और आसानी से वो क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समुदाय के लोग हैं जो वास्तव में उनकी भी स्थिति बहुत नाजुक कही जा सकती है। उन्हें भी अलग से कुछ पैकेज या फिर एडवांटेज देने की आवश्यकता है सरकारी योजना के तहत। तो 1980 ईस्वी में जो बीपी मंडल जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था सरकार के समक्ष, अब सरकार के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई
क्योंकि उसमें कई ऐसे वर्ग के लोग आए जिनको कुछ लाभ देने की बात चल रही थी। 27% आरक्षण का प्रावधान था उस रिपोर्ट के अनुसार से अतिरिक्त। तो इस श्रेणी में जितने भी समुदाय के लोग आते थे उसके लिए तो चांदी चांदी, किंतु शेष जो बचते हैं मानो उनके ऊपर सामत आ जाएगी, वो नाराज हो जाएंगे। अब सरकार के सम्मुख गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि ऐसे समुदाय के, ओबीसी समुदाय के लोग तो प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे फेवर में वोटिंग करेंगे, तो शेष जो जनरल समुदाय के लोग हैं ये लोग नाखुश हो जाएंगे कि भाई हम लोग को कुछ नहीं। अब क्या हुआ, एक समुदाय खुश तो एक समुदाय नाखुश। अरे भाई वोट बैंक की राजनीति कैसे चलेगी? आप लोगों ने गाना में सुना होगा, एक को मनाओ दूजा रूठ जाता है, आखिर टूट जाता है। ये गलत नहीं है, लेकिन इस पर विचार विमर्श करते 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 सरकार को 10 वर्ष सरकार ने बिता दिया। यही इसी उहापोह में क्या करें क्या नहीं करें, वोट बैंक की राजनीति गड़बड़ हो जाएगी। फिर लोगों ने विचार किया कि अरे भाई ऐसे लोगों की संख्या कुछ अधिक प्रतीत हो रही है, तो अधिक लोग को एडवांटेज मिलेगा तो वोट बैंक ज्यादा हमारे फेवर में होगा, और हमारे फेवर में जो कम होगा ये जनरल कैटेगरी को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है जोड़ घटा गुना भाग करने के बाद पॉलिटिशियन ने फाइंड आउट कर लिया कि हम अंततः यदि इसको लागू कर देते हैं तो हम प्लस की स्थिति में रहेंगे, माइनस की स्थिति में नहीं रहेंगे। और फिर क्या था, तब तक में उस समय में कालखंड में, यानी कि 80 से हमने अभी अभी कहा कि 10 वर्ष का समय लग गया। 90 ईस्वी में 13 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसको ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है, और उसमें स्पष्ट आदेश जारी किया गया कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 27% आरक्षण का प्रावधान रहेगा विभिन्न सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में। ऑलरेडी उधर 22% था, ये 22.5%। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो 27% ये हो गया, तो कितना हो गया? 49.5%। अब आप लोग कहेंगे कि भाई 49.5 या 49.5 पर क्यों आके अटक गया? संविधान में ऐसा प्रावधान है किसी भी प्रकार की नौकरियों के लिए सरकार अधिकतम 50% तक ही रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान कर सकती है नियम बनाकर। इसीलिए उससे नीचे रखना है तो 49.5 पर अटका दिया गया। अब जो ओबीसी कैटेगरी में जो भी समुदाय के लोग आते थे वो लोग घी के दिए जलाना शुरू कर दिए, पटाखा फोड़ना शुरू कर दिए, डांस करना शुरू कर दिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। बाकी जो उस श्रेणी में नहीं आते थे ऐसे समुदाय के लोग, उनके लिए मानो सामत आ गए, घोर निराशा में आ गए। वो खुशी के दिए जला रहे हैं, घी के दिए जला रहे हैं, तो ऐसे
जनरल समुदाय के लोग छाती पीट रहे कि भाई अरे भाई हम लुट गए, न इसको कुछ मिला बहुत और न इसने बहुत कुछ खोया। नतीजा क्या हुआ, एक रो रहा है एक गाना गा रहा है और दोनों के बीच में इस प्रकार से नफरत पैदा हो गई कि अंततः स्थिति मार काट खून खराबा पर आ गई। पूरे देश में बड़ा भयानक स्थिति हो गई। बिहार में कौन जाए तो सरकार जब कहीं ना कहीं फंस जाती है, भाई गति सांप छुछुंदर केरी, क्या करें क्या नहीं करें, डेलमा में फंस गई। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहां चली जाती है सबको पता है, न्यायालय पर थोप देती है कि वह अब न्यायालय फैसला करे। तो फिर बाद में फैसला भी आया, अगले दिन हम उसको क्लियर करेंगे। तो इस तरह से ओबीसी को भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में शामिल किया गया, जिसको अधिक लाभ सुविधा देकर के, एडवांटेज देकर के पब्लिक सेक्टर में अतिरिक्त सुविधा प्रदान करके उससे भी समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने का कार्य किया गया। उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने 13 अगस्त में इस प्रकार का अधिसूचना जारी की थी, आदेश जारी किया था। बहुत बवाल हुआ, फिर बाद में न्यायालय के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दे करके दोनों समुदाय के लोगों को संतुष्ट किया और समस्या का समाधान हो गया। तो ऐसे समुदाय के लोग को भी मार्जिनलाइज श्रेणी में रखा गया, ओबीसी को। तो इसके बाद शेष आगे पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।